नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम महान भारतीय नेता, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले, और आज तो नहीं, इन फ्यूचर कभी हम देखेंगे कि युग परिवर्तन के प्रणेता कभी होंगे तो वो कौन होंगे? गांधी। बस इतना ही हुआ कि हम उस वैज्ञानिक तार्किक काल में, आधुनिक काल में आ गए कि हमने गांधी को ईश्वर नहीं माना। मगर अगर यही आज से थोड़े से सदी पहले की बात होती तो गांधी क्या होता? आज एक ईश्वर होता। पर गांधी ईश्वर बनने से डरता वो था। वो कहता था मुझे अगर किसी से बचाना है तो मुझे मेरे प्रशंसकों से, मेरे चापलूसों से और मेरे अनुयायियों से बचाना। जो ऊपर क्या लगाए रखते हैं? गांधी की फोटो, उस पर चढ़ा देते हैं माला, ठीक है, और नीचे से क्या लेते रहते हैं? गांधी जी लेते रहते हैं, आदान प्रदान गांधी जी का करते रहते हैं। तो गांधी जी कहते मेरे को ऐसे लोगों से बचाना मुझे। बुद्ध भी यही कहते कहते चला गया था, और ऐसे ही कहते कहते गांधी जी चले गए। गांधी बड़े एक मजेदार सी चर्चा करते हैं कि गांधी है मजबूरी का नाम। इसको ना तर्कपूर्वक नहीं समझते। हम कहते हैं गांधी मजबूरी का नाम है। कभी आप समझना वाकई में गांधी किसका नाम? मैं भी स्वीकार करता हूं, गांधी मजबूरी का नाम है। जिस दिन कोई चीज हमारे कान तक फंस जाती है, गले तक फंस जाती है कि तो मरेंगे, तब कौन याद आता है? गांधी याद आता है। जब हम अपने पड़ोसी से लड़ लड़के और दिन और रात की नींद परेशान कर लेते हैं ना, तो फिर एक दिन गांधी को पढ़ना, और अगले दिन उस पड़ोसी से आपका क्या हो जाएगा? समझौता। पड़ोसी को आप माफ कर दोगे, आप माफ कर दो, पड़ोसी भी कर देगा, और जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। घर में भी झगड़ा हो जाए ना, और जब एक तरफ बेलन खिंच जाए तो झुक जाना और क्या मांग लेना? माफी मांग लेना। तो अगलों का जो कठोर हृदय होती है, उनका भी हृदय क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। देखिए गांधी था तो महान। एक दिन देश आजाद हो रहा था, देश आजाद हो रहा था तो नेहरू ने इसको बोला, माउंटबेटन को, कि आप मत जाओ, क्योंकि आपके जाते ही और अव्यवस्था इतनी हावी हो जाएगी इस देश में कि हम इस देश को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि देश आजाद हो रहा था तो हिंदू मुस्लिम जो विभाजन थे, जो हमारे लिए वास्तव में एक धब्बा है मानवता के ऊपर। कहते हैं इतना बड़ा होलोकॉस्ट, इतना बड़ा महाविध्वंस या तो गुपचुप रूप से किया तो स्टालिन ने किया, राजनीतिक सत्ता के माध्यम से किया तो हिटलर ने किया, और अगर धर्म के वजह से किया तो वो किसने किया? हिंदुओं और सिखों और मुसलमानों ने किया। कैसे व्यक्ति हबशी बन जाता है आप देखिए। मैं ना ऐसे दर्द देखता हूं आज भी मेरे गांव में। अब तो ना वो एक पीढ़ी पूरी चली गई अब, क्योंकि उस टाइम की पीढ़ी अब नहीं है जो 1947 में जवान थी, लेकिन आज से 20 साल पहले तक वो पीढ़ी थी। खुद मेरे गांव में कुछ मुसलमान स्त्रियां थी जो शादी करके और सिखों के यहां थी। ये बात हमें बहुत बाद में मेरे दादाजी ने बताई कभी, क्योंकि उस टाइम मेरे दादाजी थे, उन्होंने वो सारे दृश्य देखे थे, वो जवान थे उस टाइम, और वो रेलगाड़ी में कोयला झोंकने का लेबर थे मेरे दादाजी। रेलगाड़ी में कोयला झोंकते थे, तब उन्होंने मुझे बताया। और वो कहा करते थे कि ये नहर 1929 में आ गई थी, गंगनहर। आपने नाम सुना गंगनहर का? जो गंगानगर पंजाब से आती है। और इसमें ना कई बार तो ऐसा होता था कि लाशें लाशें आती थी, पानी का रंग क्या आता था? लाल आता था। मतलब हबशी हो गए थे। तो बड़े ना मार्मिक दृश्य है उस टाइम के। उससे ना इंडो पाक डिवाइडेशन के कुछ पुस्तकें पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि हम ना धर्म हमें कितना हबशी कर देता है। तो फिर ना जब आपको धर्म हबशी करने लगे ना, तो फिर कुछ है ना तार्किक किताबें पढ़ना, और फिर ये सोचना कि धर्म है ना हमने बनाया है, हमें धर्म बना नहीं सकता। फिर आप मुक्त हो जाओगे धार्मिक आडंबरों से, कट्टरता से, ये छोड़ दोगे आप। फिर आपका दिमाग इतना व्यापक हो जाएगा, जितना सुपरमैन हमें कौन बनाना चाह रहा था, अरविंदो चाह रहा था, वैसे हो जाएगा। वो ना बड़े ना, कई बार मैं एक वो पुस्तक पढ़ रहा था तो आंखों में आंसू हो जाते हैं कई बार। वो ना हकीकत की घटना थी।
पाकिस्तान का ऊपर कह रहे पेशावर है। पेशावर में ये लंबे वाले मुसलमान मिलते हैं, जो पठान है, जिनका नेता था ये काबुली खान वाला। ये कौन सा खान था, लंबा सा था ना, महात्मा गांधी का सहयोगी, लाल कुर्ती वाला खान अब्दुल गफ्फार खान, उसका एरिया है वो पठान है ना, बड़े साफ दिल के होते हैं, तभी तो गांधी के साथ थे। वो धार्मिक रूप से कट्टर नहीं होते, वो तो बाद में कट्टरता भरी गई उनके अंदर। तो पेशावर के अंदर पठानों ने गांधी के कहने से आंदोलन करने का निर्णय किया। अब पठान हिंसा और अहिंसा के बारे में भेद करना नहीं जानते, वो तो गांधी जैसे टिपिकल व्यक्तियों की भाषा वो समझते नहीं थे। वो तो ये जानते थे भाई इसने खान ने कह दिया, लंबे वाले खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, तो अपने करना है। और उसका ये था कि गांधी ने कह दिया तो अपने करना है। तो वो थे भी क्या है कि पठान है ना, वो थोड़े हिंसक भी होते हैं। क्यों? वो एरिया ऐसा है कि आपके अंदर खून के अंदर हिंसा समाई होती है, युद्ध समाया होता है। कुछ आपके वो बैकग्राउंड भी ऐसा होता है कुछ जातियों का, जैसे जर्मन से नहीं बहुत लड़ोके होते हैं। फ्रांसीसी है ना, ये शांति से बैठते नहीं, हर 10-20 साल बाद कुछ नहीं करते अपनी सरकार के साथ, अपनी सरकार को पलट देते हैं। ब्रिटिश ऐसे होते हैं कभी भी अपनी परंपराओं को छोड़ते। तो सब देशों की ना कुछ ऐसी सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। तो उन्होंने सोचा कि ये ना पठान ताबे नहीं है, अंग्रेजों ने सोचा तो इनको ताबे ना एक ही कौम कर सकती है, और वो कर सकते हैं गोरखे। गोरखे भी बहुत लड़ोके होते हैं, नेपाल वाले गोरखे होते हैं ना, तो वहां गोरखा रेजिमेंट लगा दी पठानों को इलाज करने के लिए। तो वहां ना पेशावर के अंदर उन लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगा दिया तो सुबह सुबह गार्ड निकली, क्योंकि आपको ताकत दिखानी पड़ेगी ना, ताकि कोई सड़क पे नहीं आए। सड़क पे नहीं आई तो रात को, क्योंकि लोग भूख भाख मरे, कोई 2-4 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ था। तो कोई एक आदमी वो निकला, कोई अपने बेटा भूख मर रहा होगा उसके लिए कोई दूध का जुगाड़ करने निकला ना, इतने में उसको देख लिया। देखते ही, और वो अंग्रेज अफसर था, उसने बोला गोली मारो। तो उसे गोली मारी, वो भाग गया। तो वो गार्ड निकल रही है, उसके 1-2 घंटे बाद फिर वो निकले वहां से, सारे वो जो गोरखे थे वहां से। तो एक शटर है ना, वो थोड़ा सा ऊपर उठा था एक दुकान का, और वहां से ना खून आ रहा था। उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, यहाँ से खून कैसे आ रहा है, इसका मर्डर हुआ है। तो उन्होंने वो गेट खोला तो वहां क्या देखा कि एक पठान मरा पड़ा है गोली से, और उससे खून बह रहा है, और उसका बेटा क्या पी रहा है, उसका खून पी रहा है, क्योंकि तो भूखा था, उसी के लिए लेने के उस निकला था। तो उन पठानों ने फिर कहा कि अब हम है ना अंग्रेजों का साथ है नहीं देंगे। फिर उन्हें बिल्कुल अंग्रेजों का साथ नहीं दिया पठानों ने। तो बड़े ना हमारे ना कहीं मानवता भी थी, कहीं विभत्स भी थे हम। ये तो मैंने मानवता का बताया। और पाकिस्तान से ट्रेन आ रही थी, सिखों ने ये सोचा कि ये ऐसे नहीं, ऐसी ट्रेनें बाहर से पाकिस्तान भी गई थी, ट्रेन आ रही थी। सिखों ने सोचा अमृतसर आएगी, क्योंकि लाहौर से कहाँ आ रही थी, बीच में थोड़ी सी दूरी है। अमृतसर में उन सब लोगों ने भी अपने भाई आएंगे, सिख आएंगे, वहां से जत्थे के जत्थे आया करते थे। तो उनके लिए भोजन लंगर, सिखों की ये बड़ी अच्छी व्यवस्था, लंगर भोजन की कमी नहीं आने देते। तो उन्होंने लंगर तैयार कर रखा था अमृतसर स्टेशन के ऊपर, वहां से भूखे सिख आएंगे, उनको भोजन करवाएंगे। तो दूर से गाड़ी आती दिखाई दी, उन्होंने बाल्टी लेके पानी वानी दाल रोटियां करके तैयार हो गए लंगर देने के लिए। लेकिन जब वो पास में आया था, उन्होंने क्या देखा कि कोई नहीं उतरा, क्योंकि पूरी ट्रेन को ही मार दिया था किसने, पीछे रोक के ना, और पाकिस्तान के अंदर पूरी ट्रेन साफ कर दी। एक आदमी छोड़ा, वो था ड्राइवर, और ड्राइवर उस ट्रेन को कहाँ लेके आया, भारत लेके आया, और वही उतरती क्या हो गया, बेहोश हो गया। और ऐसा अकेले पाकिस्तान ने किया, ऐसा किसने किया, भारत ने भी किया। ऐसे में जब ये मारकाट चल रही थी, तो एक दिन नेहरू और पटेल, क्योंकि इनको सत्ता की जल्दी थी, तो ये किसके पास चले गए, माउंटबेटन के पास। माउंटबेटन को बोले कि अब है ना देश आजादी की घोषणा हो गई है, भारी मात्रा में मारकाट मचेगी, जिन्ना भी शोर मचा रहा है, तो अब हमारी तो मिलिट्री है ना, क्यों अब कोई अंतरराष्ट्रीय युद्ध तो हो नहीं रहा है, युद्ध समाप्त हो गए, जहां कहीं भी मिलिट्री थी वो लगभग वापिस आ गई है भारत में, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो बाहर गए हुए थे, सारी आ गई है मिलिट्री। तो अब पुलिस से तो संभलेगा नहीं, मिलिट्री लगा दो। तो बोले कितनी की मिलिट्री चाहिए, तो उन्होंने कोई 1.5 लाख मांगी, 1.5 या 2 लाख, कि कुछ बंगाल में लगा देंगे और कुछ पंजाब साइड और इस साइड उत्तरी सीमा पे, कुछ पूर्वी सीमा पे लगा देंगे, और कुछ इस पश्चिमी सीमा के ऊपर, और यहाँ इस पे पंजाब वाली बॉर्डर के ऊपर। तो उसने कहा कि टोटल मिलिट्री 50-60 हजार है, तुम 1.5-2 लाख तो तुम मांग रहे हो, पुलिस मिला के 60-70 हजार हो रही है, कहां से दो इतना।
तो बोला इसके पांव फूल गए नेहरू और पटेल के कि अब देश आजाद हो रहा है तो मरेंगे सारी, तो मारकाट मचाएंगे, पागल हो रखे हिंदू मुस्लिम दोनों। तो बोला भैया एक ही है, किसके पैर पकड़ लो? गांधी के पैर पकड़ लो, और कोई रास्ता नहीं है। तब वो दोनों ने गांधी के पैर पकड़े। गांधी के पैर पकड़े तो फिर दो बराबर धाराएं चली। एक तरफ तो मिलिट्री और पुलिस चली, कौन सी सीमा के ऊपर? पंजाब वाली सीमा के ऊपर। और बंगाल वाली सीमा पे कौन चला? महात्मा गांधी। नौलखी वाली याद है, सारी याद है, जब वो पैदल चला था यहां से कोलकाता गया। अब देखो जहां गांधी क्या पहुंचा, अकेला पहुंचा, वहां एक दिन 15 आदमी या 20 आदमी मरे थे, अगले दिन गांधी ने भूख हड़ताल कर दी थी और वहां मारकाट क्या हो गई? बंद हो गई। वहां 15-20 आदमी मरे पूरे विभाजन के दौरान। और यहां गिनती नहीं है, जहां 60-70 हजार पुलिस और मिलिट्री लगाई गई, खुद नेहरू ने और पटेल ने पूरा ध्यान रखा, वहां तो लाखों लोग मिले। 80 लाख लोग तो यहां से वहां हुए थे, और मरे कितने थे उनकी किसने नहीं की गिनती? 15-20 लाख मर गए उसमें से। तो इतने लोग मिलके भी एक सीमा नहीं संभाल पाए, और एक अकेले आदमी ने वो पूरी बंगाल वाली सीमा संभाल ली। देखो कोई वहां वो नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुए। न तो बंगाली थे जो मुस्लिम बंगाली, हिंदू बंगाली, ये नहीं बंगाल विभाजन हुआ तो जहां हिंदू था वहां हिंदू रह गए, जहां मुस्लिम थे वहां मुस्लिम रह गए। पश्चिम बंगाल के मुसलमान छोड़ के पूरी बंगाल में नहीं गए, जबकि पंजाब में मुसलमान है ही नहीं, कहां गए? पंजाब में तो बहुत थे। लाहौर में सरदार नहीं है, जबकि लाहौर तो था ही किसका? सरदारों का था। नहीं है, वो तो इतना बड़ा ट्रांसफर हुआ, इतना बड़ा यहां से वहां हुए लोग इतने संख्या के बावजूद। तो गांधी था तो ग्रेट कि एक तरफ गांधी अकेला और एक तरफ इतनी भारी मिलिट्री और पुलिस, गांधी भारी पड़ा उनके ऊपर, तो था तो ग्रेट ही। देखो तो अपन गांधी को ना कभी इच्छा होना पढ़ना ना, अभी मत पढ़ना, एक बार इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। जब पेपर हो जाए तो गांधी को पढ़ना। और गांधी को पढ़ना तब, गांधी को शुरुआत कहां से करना? आप एक पुस्तक पढ़ना, फ्रीडम एट मिडनाइट, आजादी आधी रात की, क्योंकि अपन कितने बजे आजाद हुए थे? आधी रात को। कोलिंस और लेपियर दो को राइटर है इसके, फ्रीडम एट मिडनाइट के। हर जगह मिलती है, 250 या 200 रुपए की आती है, हिंद पॉकेट बुक से आती है। आपको इतिहास पढ़ने का आनंद आ जाएगा, तब गांधी को पढ़ना, तब हमें पता चलेगा गांधी क्या था। तो ऐसे ही महान विचारक, हम किसकी चर्चा करेंगे? गांधी, महान भारतीय नेता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की चर्चा शुरू करते हैं। देखिए पीछे वालों से मेरा निवेदन है कि आप मुझे फीडबैक देंगे। मुझे महात्मा गांधी पास में खड़ा है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा, ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है पास से। यहां आपके दिख रहा है क्या? झूठ मत बोलना प्लीज। ये नहीं है कि मैंने गांधी के बारे में इतना कुछ कह दिया हो तो आप भावुक हो गए हो। ठीक है, सही है। पीछे पीछे वाली बहन, ठीक है। महात्मा गांधी, चलिए देखिए गांधी की जीवनी आप खूब पढ़ लेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, आंदोलन भी पढ़ लेंगे। हाँ, गांधी जी भारत में ना, गांधी देखो भारत में ना भारतीयों की वैल्यू नहीं होती। भारतीयों की वैल्यू तब होती है जब वो कहां से आते हैं? बाहर से आते हैं, तब हम बहुत पूछते हैं उनको। स्थानीय लेवल पे आप कुछ भी कर लो, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो ऐसे ही ना गांधी जी ब्रिटेन से पढ़ के आए, है ना, कोट कोट पहन के टाई बांध के आए और आके बोले मैं क्या करूंगा, वकील बन गया हूं, मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो गांधी के पास जाते थे लोग कि चल ठीक है हमारा मुकदमा लड़। बॉम्बे में भी की उन्होंने प्रैक्टिस। तो गांधी जी क्यों लड़ रहे हो यार, तुम दूसरे पक्ष को ला, तुम दोनों का क्या करवा देता हूं, समझौता करवा देता हूं। तो वकील का काम लड़ाना होता है, समझौता कराना। तो उस कस्तूरबा कहती थी तो आलू जितने पैसे तो कमा लिया कर कम से कम, कोई हालात थोड़ी है। तो गांधी सोचा अपने में दिन आएगा कभी, है ना। और ऐसा एक दिन तब आया जब 1893 में एक अब्दुल्ला का जो केस कहां चल रहा था, अफ्रीका दक्षिण पर, वहां जाने का मौका मिला। और देखिए पहला ही दिन था। अब्दुल्ला का मुख्य वकील तो और था, क्योंकि कुछ साक्ष्य ऐसे थे, कुछ कागज ऐसे थे उसकी संपत्ति के जो गुजराती में थे। तो वो जाके और गांधी जी लगा के, गांधी टोपी, अपनी टोपी साफा सा गुजराती, और जाके केस लड़ने चले गए।
जज बोला अंग्रेज था। हाँ भाई, अपन कौन है? कि मैं फलाने का सहायक वकील है। और ये ड्रेस है, ये ड्रेस क्या अपनी परंपरागत ड्रेस, अपनी पगड़ी वगड़ी क्या, यहाँ कोट वोट तो मुझे समझ में आता है, ये नहीं आती समझ में मेरे, तो आप इसको क्या करके आओ, उतार के आओ। गांधी बोला जज साहब ऐसे है कि ये हमारा प्रतीक है इज्जत का, पगड़ी उतर गई इसका मतलब इज्जत चली गई, तो इसको तो मैं नहीं उतारूंगा। बोला इसको नहीं उतारोगे तो केस भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो गांधी कहते मत बढ़ने दो, अपने क्या। अब्दुल्ला रोया, गांधी जिताने आए हैं क्या, हराने आए हैं, मराने आए हैं भाई, तो यार उतार दे। वो बोला नहीं, बाहर बैठ के जाके गेट के ऊपर धरना दे दिया। शाम तक भूख हड़ताल शुरू। शाम को उसको पता चला, उसने पास में खड़ा होगा, उसने कहा कि अपन दिन में केस की सुनवाई कर रहे हैं, वो बाहर पगड़ी लगाए बैठा है गेट के ऊपर, गले में आ जाएगा, शाम को निकलोगे कैसे? तो उसने गांधी को कहा भाई ये जोड़े हाथ है, तू आ जा, तू जैसे भी आएगा, हमें तेरी बातें क्या है मंजूर है। अब अपन देखो, अपन पहला दिन है और स्कूल में जाएं और प्रिंसिपल कहते अच्छा क्या पहन गए भाई, ये जूते बाहर खोल के आ, ये कर क्या वो कर क्या। अपन में बिल्कुल आप तो ज्वाइन कराओ जल्दी से, ताकि मेरी सीनियरिटी कम है नहीं हो जाए, मैं एक और से एक दिन पहले ज्वाइन कर लूं। अपन सब समझौते करने को तैयार है। वो आदमी इतना संघर्ष करते करते कहां पहुंचा था और वहां जाके अपने उसूलों पर अड़ गया। तभी ना अपने ना वहीं बैठे रहते, क्योंकि अपने उसूल है नहीं होते, हम पग पग अपने उसूल बनाते हैं, तोड़ते रहते हैं, तो नहीं तोड़ते वो गांधी बन जाते हैं। खैर आपकी इच्छा है, कोई जरूरी नहीं है कि सब गांधी बने, आपका मार्ग दे, आप कुछ और बन के दिखाओ। तो खैर इस प्रकरण में गए थे और लौटे फिर 1893 में जो गए, तो कब लौटे? 1915 में लौटे। तो एक यहां जब आए थे ना, तो गांधी जी लीडर बन चुके थे उससे पहले, न्यूज़पेपर्स में उनका इतना नाम आ चुका था कि गांधी को यहाँ आके और माहौल बनाने में ज्यादा टाइम है नहीं लगा। तो ये वो दौर है 1893 से लेके और 1915 तक का, जब वो थे दक्षिण अफ्रीका में। अब दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या किया? एक तो वहां बनाई नटाल इंडियन कांग्रेस। चलिए एक तथ्य, एक वहां न्यूज़पेपर निकला करते थे वो, इंडियन ओपिनियन, ये न्यूज़पेपर था। दो उन्होंने वहां आश्रम बनाए। एक तो सन याद मत रखना, लेकिन ये सीरीज पूछ ली एक बार नेट के अंदर, पहले कौन सा आश्रम बना फिर कौन सा बना। 1904 में उन्होंने एक आश्रम बनाया फिनिक्स के नाम से, जोहान्सबर्ग में। और दूसरा बनाया उन्होंने जो रशियन फिलोसोफर है लियो टोल्स्टॉय के नाम से, टोल्स्टॉय, ये बनाया 1910 में। ये दो आश्रम बनाए। और ये जो जोहान्सबर्ग है, यहीं से उन्होंने, जो एक दिन मैं आपको स्टोरी सुना रहा था कि ये जो प्रमाण पत्र रखने जरूरी कर दिए, अपना पहचान पत्र, उसको लेके जो सत्याग्रह किया था वो जोहान्सबर्ग में किया था। तो पहला सत्याग्रह यहीं से किया था, जोहान्सबर्ग से। पहला सत्याग्रह का एक्सपीरियंस ये है उनका 1906 का। तो कुल मिला के इन सब ने ना गांधी को पहले ही प्रसिद्ध कर दिया था। अब कुछ मुद्दे और करें। ऐसे लगता है कि गांधी ने ना बहुत कुछ किया, किसके लिए? अफ्रीकन के लिए। बिल्कुल नहीं किया था। गांधी ने जो किया था वो वहां किसके लिए किया था? इंडियन के लिए किया था। गांधी के ये सारे संगठन मूलतः किसके लिए काम किया करते थे? दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस के लिए काम किया करते थे। हाँ, ये जरूर था कि वहां इंडियंस और अफ्रीकन थे, उनकी स्थिति क्या थी? एक जैसी थी, क्योंकि राज वहां गोरों का था। और 1993-94 तक नेल्सन मंडेला जब तक राष्ट्रपति नहीं बना, तब तक वहां गोरों का ही राज था। तो ये था, मूलतः इंडियन के लिए थे। वहां एक विद्रोह हुआ था, जुल्लू विद्रोह। जुल्लू वहां की जनजाति है। उस विद्रोह में गांधी ने
जुल्लुओं की बजाय किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तब उनको मिला था जुल्लू पदक। एक अफ्रीकन्स का अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, बोअर युद्ध, उसमें भी ये किसके साथ थे? अंग्रेजों के साथ थे। तो ये जुल्लू पदक है। एक बोअर युद्ध हुआ था अफ्रीकन्स का और अंग्रेजों का, इसमें भी वो अंग्रेजों के साथ थे। बोअर युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। और यहां क्यों? जब भारत में आ गए थे गांधी जी 1917 में, तब वो किसके साथ थे आप बताओ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उन्होंने भारतीयों से कहा था कि आप कहां भर्ती हो जाओ, अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ, अंग्रेजों की तरफ से लड़ो। जब इन्होंने ये कहा ना कि आप अंग्रेजों की तरफ से लड़ो, और वो घूमे थे लोगों से, घूम घूम के उन्होंने कहा था कि भर्ती हो अंग्रेजों की सेना के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ये कहा था। तब ये कहा तो अंग्रेजों ने फिर बदले में उनको क्या दिया? केसरे हिंद दिया था। तब दिया था केसरे हिंद। कुल मिला के गांधी के जो शुरुआती वर्ष है ना, वो ये मानते थे कि अगर मैं ढंग से काम करूं तो अंग्रेजों का हृदय क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। और अंग्रेज जैसे वास्तविक रूप से जैसे उदारवादी माने जाते हैं, तो इस उदारवाद के तहत अपने को क्या दे देंगे? स्वतंत्रता दे देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तब फिर गांधी को धक्का लगा। और गांधी को पहला बड़ा धक्का लगा 1919 में, जब क्या आया? रोलेट एक्ट आया। तब गांधी को बड़ा धक्का लगा। उसके बाद गांधी में परिवर्तन देखते हैं हम बहुत तेजी से। तो हमने ये वो जीवन किया है जो कहां बिताया उन्होंने, ठीक है। ये कुछ तथ्य है। नटाल इंडियन कांग्रेस है, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है, ये दो उनके आश्रम है। पहले फिनिक्स में बनाया और फिर टोल्स्टॉय वाला बनाया, दूसरा ये आश्रम बनाया। चलिए आगे चलते हैं। और ये जोहान्सबर्ग में पहला किया उन्होंने सत्याग्रह। अब 1915 में गांधी जी कहां आ गए हैं? भारत आ गए। अब भारत में आके इन्होंने क्या क्या किया, ये फिर आप सब बारंबार पढ़ते रहते हो। 1915 के बाद, चलिए के बात करें तो गांधी 1917 आते ही, और गांधी खैर अफ्रीका में थे तभी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में तो थे ही थे। तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मान लिया था, राजनीतिक गुरु। और गोखले ने आते ही ये कहा कि गांधी बोले, गांधी जी क्या करेगा तो गांधी जी नेतागिरी कर रहे हैं वहां, यही काम ये कहां करेंगे? वो बोला अगर तेरे भारत में नेतागिरी करनी है ना, गोखले जी बोले गांधी को, तो ना पहले भारत को और भारत की आत्मा को और यहाँ के लोगों के व्यवहार को, इनकी सोच को समझना पड़ेगा। तो पहले आप कहाँ घूमो? पहले भारत घूमो। तो फिर वो पहले तो भारत घूमते रहे। अब उन्होंने कुछ भारत को समझ लिया, तो फिर आंदोलन शुरू कर दिए। और पहला आंदोलन उनके गले में आ गया था, वो था चंपारण सत्याग्रह। और इससे जुड़ा हुआ है बिहार का राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल एक साधारण सा आदमी था। और ये जब गांधी जी दौरा कर रहे थे ना, इस दौरान कहीं इनको मिल गया दिल्ली में, ढूंढता। और गांधी जी से बोला कि गांधी जी, मैं जिस इलाके में रहता हूं ना, वहां खेती की एक बहुत ही घटिया प्रणाली चलती है, जिसको 3 कट्ठिया बोलते हैं। 3 कट्ठिया का तात्पर्य है कि आपको हर तीसरे हिस्से में क्या बोनी होगी? अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित की गई फसल बोनी होगी, चाहे वो नील बोनी होगी, अफीम बोनी होगी। तो आप उससे मुझे क्या दिलवाए? उस प्रथा से हमें छुटकारा। 3 कट्ठिया प्रणाली का तात्पर्य है कि ये 3 हिस्से हैं जमीन के हर 4 हिस्सों के बाद 3 हिस्से पे आपको क्या करना पड़ेगा? या हर किसान को इन 3 हिस्सों के ऊपर, या कोई भूमि की एक नाप है, उसके ऊपर फला फसल बोनी ही होगी, जो किसने निर्धारित की है? अंग्रेजों ने। अब अंग्रेज न केवल फसल निर्धारित किया करते थे, बल्कि वो जगह और निर्धारित किया करते थे। एक मान लेते हैं कि एक के पास 10 बीघे जमीन, ऐसा मान लेते हैं। अब 3 कट्ठे मतलब 6 बीघे। 6 बीघे में से उसको अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित की गया तो नील बोनी होगी या कोई और फसल बोनी होगी।
अब आप वो बोओगे ना तो जमीन और निर्धारित है कि फला जमीन 10 में से 6 में बोएगा और ये उसमें बोएगा। इसका मतलब जो अच्छी जमीन होती थी ना उसमें वो क्या बोआते थे, नील और अन्य चीजें बोआते थे, बाकी 4 में तेरी मर्जी है वो बोए, तो उनका खाने का तक्का नहीं बचता था, ये हालात हो जाती थी। तो शुक्ल बोला गांधी से इसे छुटकारा दिलाओ। अब गांधी जी के पूरे 3 इकट्ठियां समझ में आई नहीं थी, भीड़ होगी, बोले हाँ ठीक है करवा देंगे, आ जाएंगे और देख लेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी में जब बड़े बड़े नेता आते हैं ना, यूनिवर्सिटी की कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी नेतागिरी देख रहा, आप उनको बोलो भाई जी मेरे को पास करवा दो, अरे यार ये कोई बात, करवा देंगे, रोल नंबर देते रहे। अब आप उनसे पूछो कि भाई जी आप खुद कितने साल से फेल हो रहे हो, ये मुद्दा नहीं है। तो गांधी जी ने ऐसे ही वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के नेता की तरह कह दिया, हाँ राजकुमार शुक्ल है क्या, चल आएंगे तब तेरा मामला भी देख लेंगे। अब उनको ये नहीं पता था राजकुमार शुक्ल उनके क्या आ जाएगा, गले में आ जाएगा। अब कह दिया ना तो राजकुमार शुक्ल जहां भी पता चलता ना कि बिहार के आसपास कौन आए हुए गांधी जी, वो पहुंच जाता और पहुंच के क्या, गांधी जी याद है क्या चीज है, मैं बुला लूंगा आपको, आधा घंटा और लगेगा ना, तो आ जाओ। अब गांधी जी के वो इतना पीछे पड़ गया कि गांधी जी मजबूर हो गए कहां जाने के लिए, चंपारण। अब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो अब तक तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी के गले में आया था, अब गांधी जी किसके गले में आ गए, राजकुमार शुक्ल के, क्योंकि जब गांधी जी पहुंचते तो अकेले तो पहुंचते नहीं है, उनके पास तो लाव लश्कर पूरा होता था। तो 100, 150, 200 आदमी, बड़े बड़े नेता कहां पहुंच गए, वहां चंपारण में। ले अब राजकुमार शुक्ल दिक्कत आ गई, चाय पिलाए तो पिलाए कहां, पूरे गांव में दूध इकट्ठा नहीं हो इतना। तब राजेंद्र प्रसाद की प्रैक्टिस ठीक चला करती थी, तब उसने किसकी व्यवस्था की, चाय पानी खाने पीने की, गांधी की सबकी व्यवस्थाएं की। और फिर कौन सा सत्याग्रह चला, चंपारण का सत्याग्रह चला। बड़ी मजेदार स्टोरी मैंने पढ़ी, जब पीछे 100 वर्ष हुए तो हुआ क्या था दरअसल। तो ये तो था पहला उनका सत्याग्रह। फिर आ गया 1918, अहमदाबाद में क्या हुई, मील की हड़ताल हुई। चलो ये थी उस टाइम चूहे से जो प्लेग फैला करता था उसको लेके हुई थी, और गांधी जी ने इसमें मजदूरों का साथ दिया था, अंत में गांधी जी ने समझौता करा दिया। ये उनकी पहली भूख हड़ताल थी। फिर 1918 में ही अगला एक काम किया इन्होंने, खेड़ा गुजरात, चंपारण तो बिहार में है ऊपर की साइड, खेड़ा गुजरात, यहां किसानों से कहा कि आप सरकार को क्या मत दो, टैक्स मत दो, क्या करो सरकार के साथ, असहयोग करो। तो ये पहला असहयोग था, ये पहली हड़ताल थी, ये पहला सत्याग्रह था। फिर आ गया 1919, 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहला आया रोलेट एक्ट, न वकील न दलील न अपील। अपने यहां भी ऐसे कुछ कानून आते रहते हैं बीच बीच में, है ना, उनकी चर्चा करेंगे, चाहे वो पोटा के रूप में चाहे टाडा के रूप में, वैसे कुछ कई चर्चाएं करेंगे कुछ कानूनों की। रोलेट एक्ट आ गया 1919 में, और गांधी जी को यह उम्मीद नहीं थी कि प्रेम का बदला इस रूप में, खंजर के रूप में मिलेगा क्या। फिर गांधी जी ने मौका देखा कि अब बड़ा अच्छा मौका है, तो कौन से आंदोलन में का सहयोग किया, खिलाफत आंदोलन का। तो गांधी जी ने जो पहला पब्लिकली जो आंदोलन खड़ा किया वो किसके खिलाफ किया था, रोलेट एक्ट, जन आंदोलन। पहला ये रोलेट एक्ट के खिलाफ था, जन आंदोलन। अब ये क्या है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का तात्पर्य यहां अंग्रेजों की खिलाफत है नहीं है, यहां खिलाफत शब्द बना है खलीफा से, और खलीफा कहां बैठता था आप बताओ, तुर्की में बैठता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की हार गया, तुर्की ने साथ दिया था जर्मनी का, हंगरी का, ऑस्ट्रिया का, और तुर्की ये एक तरफ थे। फ्रांस और ब्रिटेन ये क्या थे, रूस और अमेरिका एक साइड थे। तो तुर्की हार गया, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया हार गए। तो तुर्की में जो खलीफा का शासन था, अंग्रेजों ने खलीफा को पद से हटा दिया, और हटा के और दूसरा व्यक्ति जो था उसको बिठा दिया खलीफा के पद के ऊपर, जो कि वहां का पहले सेनापति था, उसको बिठा दिया। तो यहां से खलीफा का पद समाप्त कर दिया। और खलीफा था मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्मगुरु, उनका धर्मगुरु भी, उनका राजनीतिक गुरु भी।
दोनों काम किया करते। वो पहले दो काम किया करता था, बीच में टांग अड़ने लग गया था, धार्मिक और ये दोनों मामले देखा करता था खलीफा। तब इस खलीफा को वहां से हटा दिया तो मुसलमानों को, सब मुसलमानों को इससे दिक्कत हुई। तो भारतीय मुसलमानों ने भी खलीफा के पद की बहाली के लिए भारत में क्या खड़ा किया था? आंदोलन। वो दोनों जो बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली वाला जो नेतृत्व चला, अली बंधुओं के। और गांधी ने ये मौका देखा कि अब बड़ा सुअवसर है, क्योंकि गड़बड़ कहां हो गई थी 1907 के बाद, जब कांग्रेस का कौन सा गुट हावी हुआ? गर्मपंथी गुट हावी हुआ, ये लाल बाल और पाल वाला। तो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तो इतने नहीं थे, लेकिन अरविंदो घोष, ये तीनों व्यक्ति आप देखेंगे कि इनमें झुकाव पाया जाता है कौन सी संस्कृति के प्रति? हिंदू संस्कृति और हिंदू प्रतीकों के प्रति। तो थोड़े मुसलमान क्या हो गए थे, मुस्लिम लीग बनने के बाद थोड़े से अलग होने लग गए थे हिंदुओं से। तो हिंदू और मुसलमान अलग अलग दिखने लग गए थे इस गर्मपंथी धारा की वजह से। गांधी ने सोचा कि अब मौका है कि मुसलमान और हिंदुओं को क्या किया जाए। तो इस हिंदू मुस्लिम एकता का फायदा उठाने के लिए गांधी ने कौन से आंदोलन में सहयोग किया? फिर खिलाफत आंदोलन। बाद में यह आंदोलन लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि खलीफा की जगह बिठाया गया कमाल पाशा को, और तुर्की के स्वयं के लोगों ने किसको स्वीकार कर लिया? जो आधुनिक तुर्की का निर्माण है वो इसी कमाल पाशा ने किया है। इसने धार्मिक परंपराओं की बजाय वहां वैज्ञानिक परंपराएं शुरू कर दी, और इस तुर्की का उसने यूरोपीयकरण कर दिया। उसने यहां तक कि वो फेज टोपी भी गायब कर दी, वो टोपी जो मुस्लिम लगाया करते थे, दाढ़ी की आकार निश्चित कर दिया। उसने बहुत सारे ऐसे जबरदस्ती धार्मिक परिवर्तन किए। जब अपन धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा टॉपिक है अपने, तब करेंगे, तब कमाल पाशा की फिर चर्चा आएगी। ये कमाल पाशा को अपन यंग तुर्क बोलते हैं, यंग तुर्क। और जब से कमाल पाशा ने ये रेडिकल चेंज किए तुर्की के अंदर, तब से एक शब्द और चल पड़ा, कौन सा? यंग तुर्क, युवा तुर्क। ये युवा तुर्क कहां पढ़ते हैं? चंद्रशेखर को पढ़ते हैं, एक वो रामपाल था उसको पढ़ते हैं, एक अपना उपराष्ट्रपति रह चुका है जो पद पे रहते हुए, कृष्णकांत। ये कृष्णकांत है। चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और एक और थे रामलाल। ये तीनों यंग तुर्क कहलाते थे। ये इंदिरा गांधी के सहयोगी थे, और इंदिरा गांधी की 1969 और उसके बाद की जो समाजवादी नीतियां, जिसके तहत उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसके तहत उन्होंने रजाओं के प्रीविपर से खत्म कर दिए, जमीन के सीलिंग एक्ट लागू कर दिया, और SC/ST की जमीन बिकने से क्या कर दी? बंद कर दी। तब से जो उनका समाजवादी झुकाव है वो इन तीन बड़े नेताओं की वजह से शुरू हुआ था। ये जवान थे उस समय। तो ये कांग्रेस को है ना सेंटर टू लेफ्ट ले गए थे। एक छोटी सी चर्चा करते हैं ताकि यंग तुर्क याद हो जाए, कमाल पाशा आगे आ गया ये याद हो जाए, और एक सेंटर टू लेफ्ट हो जाए। कांग्रेस को ये तीन बड़े नेता कहां से कहां ले गए? सेंटर टू लेफ्ट ले गए। अब भैया तो सेंटर टू लेफ्ट क्या होता है? कांग्रेस कैसी पार्टी है? न तो दक्षिणपंथी है, नहीं, बल्कि मध्यम मार्गी पार्टी है। ये बीच में रहती है। ये दक्षिण पंथ को भी मानती है और वाम पंथ को भी मानती है। ये समाजवाद की ओर भी झुकी हुई और पूंजीवाद की ओर भी झुकी हुई। इसमें दोनों धाराएं पाई जाती है। तो ये बीच में रहती है। इस तरफ दक्षिण पंथ है, उदारवाद है, पूंजीवाद है, इस तरफ समाजवाद है, और ये बीच में रहती है। इन नेताओं ने इसका झुकाव सेंटर से किस तरफ कर दिया? लेफ्ट की तरफ कर दिया। लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट अलग ही साइड है, मैं वापस आऊंगा, इस साइड कर दिया। इस साइड कर दिया मतलब इस साइड कर गया, तो आप किस ओर झुकोगे? समाजवाद की ओर। नहीं समझ में आ रहा है। मैं कहता हूं 1991 के बाद कांग्रेस सेंटर टू राइट हो गई है। सेंटर टू, अब इसका मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। जब से LPG की नीतियां आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति आई, तो कांग्रेस झुक गई। पहले सेंटर में बैठी थी और अब किसकी ओर झुक गई? पूंजीवाद की ओर झुकी, तो हम कहते हैं सेंटर टू राइट आ गई। समाजवाद की ओर झुकते हैं तो कहते हैं सेंटर टू लेफ्ट हो गई। तब ये ना यंग तुर्क, जिसमें चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं,
कृष्णकांत जो कि हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके पद पे रहते हुए जिनकी डेथ हो गई थी, ये यंग तुर्क कहलाते थे भारत के। और ये शब्द कहां से आया है? कमाल पाशा को तुर्की की जनता ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है ना, खलीफा से तो कितना ही अच्छा है। अब भारतीय मुसलमानों के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि जब तुर्की के लोग खलीफा को नहीं चाह रहे तो भारत में आंदोलन लंबा नहीं चल पाया। तो कुछ इस मुद्दे से हम कुछ नई चीजें सीख ली। हमने कमाल पाशा को सीख दिया, यंग तुर्क सीख लिए क्या है, आगे फिर चर्चाएं आएगी इनकी। तो कुल मिला के ये आंदोलन थे। अगले आंदोलन है, ये बड़े वो है फेमस आंदोलन है गांधी के आंदोलन। इसके बाद जो आंदोलन शुरू होते, तो कई बार हो सकता है तथ्यात्मक रूप से आपको ये तरतीब से पूछ ले कि ये कैसे कैसे चले थे। अब आ जाते हैं अपन अगले आंदोलन के ऊपर। 1921 और 1922 आंदोलन चला असहयोग आंदोलन, और इसका नारा था स्वराज एक वर्ष में। चलिए जी, स्वराज एक वर्ष में लोगों ने पहली बार सुना था कि इतनी जल्दी हम क्या हो सकते हैं आजाद। तो लोग ना बड़े उद्वेलित थे, उत्तेजित थे, लोगों में बड़ा जोश था। लेकिन गांधी इस जोश को पहचानते थे। जोश 21 में रहा, 22 तक आते आते जोश क्या पड़ने लगा? ठंडा पड़ने लगा। ठंडा पड़ने लगा तो गांधी ने देखा कि गड़बड़ हो रही है। क्योंकि देखो, जनता को लगातार उत्तेजित उद्वेलित रखना बड़ा मुश्किल होता है। आज से मैं आपको 7-8 साल पहले लिए चलता हूं। आप में से अधिकांश को मैं मोदी साहब के खिलाफ कुछ भी बोल लूं तो आप क्या उठा लेते? क्लास में क्या निकाल लेते? जूत निकाल लेते कि गुरुजी का तो इलाज है, कर ही देते। आज धीरे धीरे 7-8 साल में आप उनको देखते देखते आप में कट्टरता क्या हो गई है, आप में वो जोश क्या हो गया है। अब वो पहले क्या करते, भारत माता तो आप कूद के पड़ते थे, खा जाएंगे पाकिस्तान को। अब आप कहते हैं मरा पड़ा है, उसको क्या तो मारना है, दिखाना है तो किसको दिखाओ? चीन को दिखाओ। अब आपके आगे ना भाव, तो आप में वो राष्ट्रवाद कम हो गया, उग्र राष्ट्रवाद। गांधी देखा 1 साल तक कांग्रेस जो ये कर देंगे वो कर देंगे, 1 साल तक आते आते जनता ठंडी पड़ने लगी। गांधी मौका देख रहे थे, और मौका किसने दे दिया? चोरी चोरा। हम कहते हैं देखो, विरोध किया मोतीलाल नेहरू ने किया, विरोध किया सुभाष चंद्र बोस ने, कि जब देश बिल्कुल आजादी के निकट था, कोई आजादी के निकट नहीं था, जनता थक रही थी। और एक बार आंदोलन फैल हो जाता है ना, तो खड़ा करना, तो आंदोलन को है ना, ये देखो ना कि अब आंदोलन जा रहा है तो पीक पे आंदोलन को क्या कर दो? बंद कर दो। फैल मत होने दो उसको, बल्कि ये कह कि मैंने बंद किया है, वरना चालू रखता तो बता देता, देश को आजाद करवा के दिखा देता। तो कौन सा था? चोरी चोरा कांड के जैसे हुआ चोरी चोरा, गांधी जी ने ऐसे आंदोलन बंद कर दिया। तो गांधी की नीति थी। 1857 में हमने जोर लगाया, और एकदम से कितना जोर लगा दिया? पूरा जोर लगाया। परिणाम क्या निकला? 70 साल तक हम कुछ कर ही नहीं पाए, 60 साल तक कुछ नहीं कर पाए, इतना जोर लगा दिया था। तो गांधी क्या करते? थोड़ा सा दलित करते। नीति थी गांधी की, तेज करो धीमे हो जाओ, तेज करो धीमे हो जाओ। अगला आंदोलन फिर और किया 1929 और 1930 में। अपन भी इसको लेके गांधी के विरोधी हैं, लेकिन गांधी अपन से बहुत आगे था, तभी तो गांधी था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए, इसी दौरान फिर हुआ आपका नमक कानून को तोड़ने का। इसी दौरान फिर दांडी मार्च हुआ। वो आप तिथियां आप रटना, आप है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन को खत्म कर दिया फिर कौन से समझौते से? गांधी इरविन समझौता। और ये समझौता होने के बाद गांधी जी गए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने 1931 में। कहा? लंदन गए जी। इसी दौरान वो फिर वहां महारानी से मिले, वो नंगा फकीर। तब की गांधी की वो फोटो बड़ी फेमस है। गांधी जी धोती पहन के वो संसद की क्या पता उस महल की क्या चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। महारानी बोली कि गांधी जी कपड़े तो पूरे पहन के आ जाते। जब वो सोचे गांधी की मैं बेइज्जती कर दूंगा,
कि आपने 20 से गाउन पहन रखे हैं ना, तो हमारे कपड़े तो किसने पहन रखे हैं? आपने। हमें तो नंगा आपने किया है। बोलती बंद हो गई उसकी। तो ये था गांधी इरविन समझौता। चलिए, फिर आया 1942। इसका भी नारा था। इसका नारा था अभी या कभी नहीं। 1942 से पहले एक प्रयास और किया, 1940 में। कौन सा सत्याग्रह? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह। और पहले हम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किससे हुई? विनोबा भावे से। ये सब तथ्य तो आपके रटे पड़े, ये थोड़ी पूछेंगे, ये तो सब जानते हैं। अब आ गया 1942, और अब करो और मरो, डू एंड, अंतिम चोट करनी थी। अंबेडकर ने, सबने विरोध, यहां तक कि एमएन रॉय तक ने विरोध किया था। एमएन रॉय जो इतना समझदार आदमी था, बावड़ा था, उसने भी विरोध किया था गांधी का इस मुद्दे के ऊपर, जब उन्होंने भारत क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अंबेडकर जी ने भी विरोध किया था इसका। देखिए, गांधी को पता था कि उपयुक्त अवसर है, क्यों अब एक मार्मिक चोट की जाए अंग्रेजों के ऊपर, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, करो और मरो के साथ। चलिए, ये तो हम आंदोलन बार बार, ये तो हर जगह मिलते हैं, आप कोई मुद्दा नहीं इसमें करने लायक, ये तथ्य है, आप रट भी लोगे। 1932 एक बड़ा महत्वपूर्ण समझौता हुआ। 1932 में एक निर्णय लिया गया ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कि हम जो दलित हैं उनके जो चुनाव क्षेत्र है उनको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। तो वहां का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था, मुझे नाम बताओ उसका, मैकडोनाल्ड। तब आया मैकडोनाल्ड 59, और उसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी गई, जैसे मुसलमानों के लिए थी। और अंबेडकर चाहते भी यही थे। अंबेडकर ये चाहते थे कि अलग व्यवस्थाएं हो जाएगी तो दलितों को भी प्रतिनिधित्व तो मिलेगा, वरना अगड़ी जातियां दलितों को प्रतिनिधि नहीं बनने दे रही। यही एक तरीका था। इसलिए वो बार बार काय के अंदर जा रहे थे, गोलमेज दलितों का पक्ष रखने जा रहे थे। गांधी के साथ दिक्कत क्या हुई? इस मैकडोनाल्ड 59, मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री है, और ये इसका रिजल्ट है मैकडोनाल्ड 59। गांधी को यह हुई कि इससे होगा क्या, क्योंकि इससे हिंदू है ना वो विभाजित हो जाएंगे, क्योंकि एक फिर ये सवर्ण हिंदू एक हो, दूसरी तरफ हो जाएंगे दलित हिंदू अलग हो जाएंगे, तो हिंदुओं में फूट पड़ जाएगी। अब गांधी ये नहीं था कि हिंदुओं को एक रखना चाह रहे थे, बहन बंद करते ही आगे सांस नहीं आएगा, ये सफोकेशन हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। आप आगे आ जाओ। मैकडोनाल्ड 59, तो क्या गांधी ने ये हिंदुओं के लिए किया क्या? नहीं। गांधी का कहना यह था कि भारत में पहले ही अंग्रेजों ने बहुत सारा डिवाइड एंड रूल कर रखा है, पहले ही बहुत बांट रखा है, हिंदू मुस्लिम बांट रखा है, ईसाइयों को बांट रखा है। अब और बंटवारा हो जाएगा तो हम अंग्रेजों से लड़ने की बजाय किससे लड़ने लगेंगे? आपस में। जबकि हमें तात्कालिक आवश्यकता भी किसकी है? एक रहने की, अंग्रेजों से लड़ने की है। तब इन्होंने फिर मैकडोनाल्ड 59 का गांधी ने क्या किया? विरोध किया। और उस दौरान चूंकि ये फैल हो गया था, ये जो वापस आ गए वहां से, जो गोलमेज सम्मेलन गए 31 में, बोले ये अवैध आंदोलन फिर चलाएंगे। इन मुद्दों को लेकर इनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और उस टाइम कहां थे? पुणे की जेल में थे। और वहीं उन्होंने फिर भूख हड़ताल कर दी। फिर गांधी अंबेडकर के ऊपर बड़ा प्रेशर बढ़ाया कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, और गांधी के साथ क्या करवा दिया? समझौता। तब हुआ, हम कहते हैं कि इस मैकडोनाल्ड 59 को फेल करने के लिए कौन सा पैक्ट हुआ? पूना पैक्ट हुआ, पूना का समझौता। जेल में गए अंबेडकर जी, गांधी से समझौता किया, और इस मैकडोनाल्ड 59 है इसका रूप बदल दिया। अब आपके निर्वाचन क्षेत्र अलग नहीं होंगे, बल्कि आप एक ही जगह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको आरक्षण दे दिया गया। निर्वाचन क्षेत्र अलग होने का तात्पर्य है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र, आपके वोटर क्या होंगे? अलग होंगे। और आरक्षण का मतलब आप खड़े तो वहीं से होंगे, लेकिन वो सीट किसकी होगी? वो आपकी होगी।
तो ये कर दिया गया। तो आरक्षण में और अलग निर्वाचन क्षेत्रों में फर्क था। चलिए जी, तो ये पूना पैक्ट था। हालांकि बाद में थोड़े दुख हुआ गांधी को, अम्बेडकर को इस मुद्दे को लेके। और इसके बाद ये पूना पैक्ट होने के बाद गांधी जी ने 1 साल और चली कि अम्बेडकर जी क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों के एक छत्र नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी ने फिर बिड़ला की अध्यक्षता में एक संगठन खड़ा किया, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ। अब अपने को जैसे ही जेडी बिड़ला को इसका अध्यक्ष बनाया गया, अब अपने साथ दिक्कत क्या आती है, जैसे ही हम इसका नाम देखते हैं, देखिए ये तो हो गया, ये तो कंप्लीट करें फिर आगे चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन का नारा 1 वर्ष में स्वराज, सविनय अवज्ञा का नारा अभी नहीं तो, अगले का नारा भारत छोड़ो का डू एंड डाई, फिर मैकडोनाल्ड 65 किया हमने बीच में। इसके बाद इन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ बनाया और इसका अध्यक्ष बनाया बिड़ला को, जीडी बिड़ला को। अब दिक्कत क्या आती है, जैसे ये आता है ना अपने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ, तो फिर क्या आते हैं, नेताओं के नाम आते हैं और फट से अपने भाग के किसके निशान लगाते हैं, अंबेडकर के लगाते हैं। क्वेश्चन गलत हो जाता है, जबकि बनाया किसने था, गांधी ने। अच्छा, ये कहते ही हमारे समझ में आ जाता है हरिजन सेवक संघ, ये कहते ही तो समझ में आ जाता है, क्योंकि फिर ये परिवर्तित रूप में क्या बनाया गया, हरिजन सेवक संघ बनाया गया। तो ये हमने पूना पैक्ट उसका प्रभाव देखा, इसलिए 2 चीजें करनी आवश्यक हो गई, हरिजन सेवक संघ। और चलिए आगे का बात तो फिर इतिहास है पूरा ही। 42 के बाद गांधी जी गिरफ्तार हुए, फिर छूटे 2-2.5 साल बाद, और फिर उसके बाद 2-1 साल बाद अंग्रेजों ने भारत को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। लेकिन जैसे ही ना मुक्त हुए गांधी का युग लगभग 1900 कब शुरू हो जाता है, 16 से, और कब तक चलता है, 1947 तक, 48 तक तो हम खींचते ही हैं, क्योंकि 47 तक देश आजाद हुआ ना, उस समय गांधी लगभग भारतीय राजनीति में क्या हो चुके थे, अप्रासंगिक हो चुके थे बड़े लेवल के ऊपर। जहां डिसीजन मेकिंग होती है ना, वहां गांधी का अब ज्यादा रोल नहीं था, क्योंकि अब 2 व्यक्ति ज्यादा हावी हो गए थे, एक तो नेहरू और दूसरे पटेल, ये ज्यादा हावी हो गए थे। तो खैर बाद में 48 में हमने देखा कि हुआ क्या था। और गोडसे ने ना उससे पहले एक बार प्रयास किया था गांधी को मारने का, और वो प्रयास किया था कि गांधी जिस कमरे में ठहरते हैं उस कमरे की पीछे की खिड़की से उनको मारा कैसे जाए, कैसे गोलियां चलाई जाए। तो नाथुराम गोडसे और वो 3-4 आदमी थे, उन्होंने कोशिश भी की थी, पर वो जो ऊपर वाला जो जंगला था ना, वो ऊपर था, तो वहां तक वो पहुंचे नहीं पाए, और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए कि गुप्त रूप से हो भी जाए और वहां तक पहुंच भी जाए शोक। तो फिर दूसरी बार प्रयास किया, तब वो कामयाब हो गए थे। फिर है ना, कुछ लोग कहते हैं कि गांधी का क्या किया गया, वध किया गया। अच्छा चलिए, जैसा भी है, देखिए आप खुद देख लेंगे, आदमी का एक दिन हिंसा से क्या भर जाता है, मन भर जाता है। तब आदमी कौन सी तलाश करता है, शांति। ये हिंसा ना कुछ समय तक अच्छी लगती है, ये कभी कभार, भारत पाकिस्तान का युद्ध है ना, 20 दिन अच्छा लगेगा आपको, बाद में ना राशनिंग हो जाएगी, चीजों के भाव बढ़ जाएंगे और दिन रात मृत्यु का बहस आएगा। फिर क्या चाहोगे, शांति चाहोगे, है ना। तभी देते हैं, या तो घर के जो झगड़े ना वो थोड़े दिन चलते हैं, बाद में एक पक्ष क्या करता है, झुक जाता है, क्योंकि अशांति ना 24 घंटे की अशांति होती है, तभी तो होप्स काय का निर्माण करवाता है। तो चलो अब देखो, ये तक कहा जाता है इस देश में भी है वध का तात्पर्य। तो फिर एक तरफ राम है और एक तरफ रावण है। राम ने रावण का क्या किया था, वध किया था। वध तो यहाँ आता है, हम तो कहते हैं हत्या की थी, और ये कहते हैं कुछ एक पूरा पक्षी कहता है क्या किया था, वध किया था। तो वध हो सकता है एक आदमी का कर दिया हो, लेकिन विचारों का तो नहीं हुआ। उसके विचार आज भी अधिकांश लोग नहीं जानते उसके विचार था के, और भारत को कैसे आगे बढ़ाया उन विचारों ने। गोडसे के विचारों से भारत कैसे आगे बढ़ा, मुझे तो आज तक समझ में, पाकिस्तान आज वहीं का वहीं है।
मुसलमान भारत में जितने थे उतने ही है। धीरे धीरे ये दूर बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं। तो गोडसे की नीति मुझे नहीं पता भारत को किस दृष्टि से कामयाब कर रही है। हाँ ये है कि जहां हम फंस जाएंगे ना, एक दिन अति हो जाएगी, उसी दिन हमें याद कौन आएगा? गांधी आएगा। गांधी तब आएगा जब ना हम अति मात्रा में क्या कर देंगे, भोगवादी हो जाएंगे, उस दिन गांधी वापिस आ जाएगा। नॉर्वे में आ गया गांधी, गांधी स्वीडन में आ गया, गांधी डेनमार्क में आ गया, धीरे धीरे कहाँ रहा है, यूरोप में आएगा, फिर अपने वापिस आ जाएगा। गांधी गया हुआ है, आ जाएगा 30 साल में गांधी वापिस आएगा। आप देखना, गोडसे बिल्कुल ही गायब हो जाएगा अगले 30 साल में। अभी ये लग रहा है कि गांधी जा रहा है और गोडसे आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। गोडसे ना थोड़े समय तक आएगा, अभी 2-4 साल और, फिर गोडसे चला जाएगा, है ना। फिर है ना कोई नहीं आएगा, फिर है ना ये पूंजीवाद के बुरे से रूप आएंगे, फिर भोगवाद आएगा, अति भोगवाद हो जाएगा, हम सब परेशान हो जाएंगे टिल टिल ची पौ से, इस धुएं से। फिर वापस क्या आ जाएगा, अंततः आना तो मजबूरी में आएगा, लाएंगे तो किसको? गांधी को। डेनमार्क में आ गया, डेनमार्क सबसे सुखी राष्ट्र आज का, गांधी की वजह से ही है। चलिए छोड़ते हैं, अब अपन देखते हैं, मजेदार चीज करते हैं, तथ्य नहीं करेंगे अब। चलो गांधी के ऊपर ना किसका क्या प्रभाव था ये करते हैं, कि गांधी के ऊपर प्रभाव किसका था। अब देखो गांधी के ऊपर सीखने को कितना कुछ है, कितना ही सीखो गांधी से आप। हर एक कदम पे गांधी ना आपको कोई न कोई राय देंगे, लेकिन विवाद किसके ऊपर हो रहा है? कोई तो कहता है जो गांधी के गोली मारी तो गांधी बोला हाय, और कोई कहते हैं बोला गांधी हे राम। ये कौन सा विवाद है? कुछ भी कह दिया होगा। मुद्दा ये गांधी ने और का वो आपको सब पता है क्या? भाई गांधी ने यंग इंडिया में क्या लिखा, हरिजन में क्या लिखा है, अपनी हिंद स्वराज में वो पता है क्या? नहीं, वो है मरते वक्त क्या बोला था, नहीं उसका राम बोला था, तो मंदिर वहीं बनाएंगे, है ना। चलिए गांधी का किस किस का प्रभाव था गांधी के ऊपर? देखिए गांधी पे 2 चीजों का प्रभाव था, जैन और बौद्ध। और बौद्धों का तो प्रसिद्ध वाक्य है अहिंसा परमो धर्म है। चलिए जी, अहिंसा परमो धर्म, ये तो यहां से ले ली। हाँ एक बड़ी अच्छी चीज पाई जाती है वैष्णव धर्म में। गांधी जी वैष्णव धर्म से बड़े प्रभावित थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जाने रे, ना बड़ा मजेदार भजन है। इस वैष्णववाद की जो सबसे अच्छी बात है वो है विश्व बंधुत्व, वसुदेव कुटुंबकम। तो विश्व बंधुत्व जो सीखा, वसुदेव कुटुंबकम जो सीखा, वो इसका है। जो मानवता के भाव वैष्णववाद में ऐसे और कहीं नहीं मिलते। मानव प्रेम यहाँ है सबसे ज्यादा। तो आप वसुदेव कुटुंबकम बोलो या विश्व बंधुत्व बोलो, ये यहां से आया। फिर क्वेश्चन आया, पहले तो वो करवा रहे हैं क्या पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं कि क्या सीखा इन्होंने थोरो से, रस्किन से, और एक और है, थोरो को छोड़ देते हैं एक बार, रस्किन और टोल्स्टॉय से क्या सीखा। पहले ये कर लेते हैं, फिर इनको अलग अलग और करेंगे अपन। आप है ना कोई एक छवि मत बनाना, आगे चर्चा कर लेंगे। जॉन रस्किन ब्रिटेन का था और टोल्स्टॉय था बहुत बड़ा फिलोसोफर था रूस का, लियो टोल्स्टॉय। इन दोनों से जो सीखा वो भोगवाद वाली कौन सी सभ्यता, आधुनिक औद्योगिक सभ्यता, इसका विरोध सीखा। क्योंकि आडंबरों का निर्माण ज्यादा करती है, ये भोगवाद का निर्माण ज्यादा करती है, वो भोगवाद बढ़ाती है। तो ये रस्किन से और टोल्स्टॉय से सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये किससे सीखी उन्होंने? रस्किन से और टोल्स्टॉय से सीखी। कई बार ये मिलान करना आ जाता है। ये इससे भी प्रभावित है, इनका ग्रंथ है ना जो ईसाइयों का बाइबिल, उससे सीखा कि पाप से घर ना करो, पापी आदमी अच्छा होता है, कर्म उसके क्या होते हैं कई बार गड़बड़ हो जाते हैं। ये अब चलते हैं कि व्यक्ति रूप से देखते हो किससे क्या सीखा। तो उन्होंने जो अध्यात्म लिया ना, अध्यात्म इन्होंने राजनीति के साथ अध्यात्म का जो मिलन है वो सीखा अपने गुरु गोखले से सीखा। राजनीति और अध्यात्म का मेल,
राजनीति और अध्यात्म का मेल गोखले से सीखा। चलिए लिखा हुआ है, सब चीजें समझ लेते हैं। ये है तो वैसे तथ्य ही है। अहिंसा ली, वैष्णववाद से विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम या टोल्स्टॉय से सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, भोगवाद का विरोध, आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता का विरोध लिया, और गोखले से अध्यात्म और राजनीति का मिलन लिया। अब 3 व्यक्तियों की चर्चा कर लेते हैं जिन पे विदेशी व्यक्ति जिनका गांधी जी के ऊपर बहुत भारी प्रभाव है। ऐसे व्यक्तियों में एक व्यक्ति है हेनरी डेविड थोरो। एक व्यक्ति है जॉन रस्किन और एक व्यक्ति है लियो टोल्स्टॉय। हेनरी डेविड थोरो यूएसए के हैं, जॉन रस्किन यूके के हैं और लियो टोल्स्टॉय रूस के। थोरो से 2 चीजें ली इन्होंने। एक तो सविनय अवज्ञा ली और एक राज्य का संक्षिप्त कार्य क्षेत्र लिया। रस्किन थोरो चर्चा करते हैं क्या है। हेनरी डेविड थोरो यूएसए का था। कॉलेज लेक्चर में तो पढ़ना पड़ता है थोरो का, यहां आपको जरूरत नहीं, इतना ही देख ले। यूएस का था। ये हेनरी डेविड थोरो क्या किया करता था, जब भी है ना यूएस की गवर्नमेंट कोई कानून बनाती तो ये उसका विरोध करता, कोई गलत कानून होता, जब ये विरोध करता जानबूझ के उसकी अवज्ञा करता तो इसको वो गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेती, गिरफ्तार करके जेल भेज देती। जब इसको जेल भेज देती ना तो थोरो एक बड़ा आदमी था, फिर ये जेल में बैठा बैठा लेख लिखता, तो लोगों को पता चलता कि थोरो बाहर नहीं है, थोरो जेल में से लेख लिख रहा है। सारे लोग इसका लेख पढ़ते भी थोरो गया, कोई कारण से गया अंदर, कोई न कोई गड़बड़ हुई है इस देश पे, गड़बड़ हुई तो वो बताता ये कानून आया इसमें ये गड़बड़ है, तो सारी जनता क्या हो जाती थी, जागरूक। और जो एक कोई काला कानून बनता था वो जनता भी उसकी क्या शुरू कर देती थी, अवज्ञा। अवज्ञा नहीं करती तो थोरो का समर्थन शुरू कर देती थी। तो सरकार को ऐसे काले कानून क्या लेने पड़ते थे, वापिस लेने पड़ते थे। तो गांधी ने भी जो नमक कानून की क्या की थी, एक साधारण सा कानून लिया, क्योंकि हर आदमी नमक खाता है, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा लिया और सारे लोग उद्वेलित हो गए कि अच्छा नमक पे भी टैक्स, हमारा नमक और हमारे ऊपर ही टैक्स। तो इस सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, इसकी इनकी पुस्तक भी है हेनरी डेविड थोरो की, ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो पुस्तक भी देख लो। और सविनय अवज्ञा राज्य का संक्षिप्त कार्य क्षेत्र है। एक व्यक्ति आपने और सुना होगा थोरो। अमेरिका का एक व्यक्ति और है जेफरसन, नेता है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। इन दोनों की तरह गांधी जी कहा करते थे कि राज्य का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। वो सरकार अच्छी होती है जो कम कार्य करती है। तो सरकार वो अच्छी होती है गांधी जी के अकॉर्डिंग जो क्या करती है, कम कार्य करती है। अब आप बताओ कम कार्य से क्या तात्पर्य है? क्योंकि सरकार ज्यादा कार्य करेगी तो ज्यादा क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। और कानूनों का स्वरूप हमेशा ही दमनकारी होता है। कोई भी अगर इस कानून की अवहेलना करता है तो उसको क्या मिलता है, दंड। 3 कानून बने थे, 700 आदमियों की जान ले गए और स्वीकार और नहीं करे सत्ताधीश की मरे हैं या नहीं मरे। तो कानून बढ़ते हैं तो राज्य का कार्य क्षेत्र कम होता है, बढ़ता है। और ये कानून आधारित किसके ऊपर होते हैं आप बताओ? नहीं, शक्ति के ऊपर आधारित होते हैं। हम मानते क्यों हैं? क्योंकि इनके पीछे राज्य की शक्ति होती है। अगर आपने इन कानूनों को नहीं माना तो या तो डंडे पड़ेंगे या बंदूक की गोलियां मिलेगी या फिर जेल मिलेगा। तो ये कानून जितने ज्यादा संख्या में बढ़ते जाते हैं इसका मतलब राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है। और जितने कानून बढ़ेंगे आपकी स्वतंत्रता ज्यादा होगी या कम होगी, कम होती जाती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता
व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। राज्य का बढ़ता क्षेत्र कानून बढ़ाता है, कानून शक्ति पर आधारित होता है, शक्ति हिंसा बढ़ाती है और हिंसा आपके व्यक्तित्व को कुचल देती है। इसलिए राज्य का कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त। आगे हम और चर्चा करेंगे राज्य करता क्या। ये है थोरो से सीखा उन्होंने। तो थोरो इसीलिए बहुत से कानूनों का विरोध किया करते थे, जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनते थे। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि गांधी जी नकारात्मक उदारवादी थे जो स्वतंत्रता पे क्या दे रहे हैं? बल दे रहे हैं। नहीं, गांधी जी उस स्वतंत्रता के प्रेमी नहीं है जिसमें किसी पे कोई नियंत्रण नहीं होता। आत्म नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आप ट्रैफिक के रूल्स का अपनी आत्मा से पालन करो, पुलिस वाले के डंडे के डर से पालन मत करो। ये चाहते हैं गांधी जी। जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू द लास्ट आदमी तक पहुंचना है तो गांधी जी ने कहा, लो क्या लिख दिया? अंत्योदय, अंतिम आदमी का उदय। जॉन रस्किन से इसी अंत्योदय से एक भाव आया है, कौन सा? सर्वोदय का, अंतिम आदमी का उदय। फिर क्या रूप ले लिया इसने? सबका उदय, सबका कल्याण। और एक लिया ब्रेड लेबर। ब्रेड लेबर, ये नहीं कि आप लेबर करोगे तो आपको ब्रेड मिलेगी। ब्रेड लेबर किसको बोलते हैं? शारीरिक श्रम। क्योंकि शारीरिक श्रम करते हो तो आप इतना ही कमा पाते हो कि जितने आप एक टाइम की क्या ले आओ, 2 टाइम की ब्रेड ले आओ। मानसिक श्रम करते हैं तो ब्रेड से ज्यादा कमा लेते हैं। नहीं, शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक व्यवसाय कितना कमा पाते हैं? रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी। मजदूरी का लो नियम याद आ रहा है क्या? किसका है? कार्ल मार्क्स। इतनी मजदूरी मिलती है कि आप खरीद लो ब्रेड लेबर। खैर यहां इसका तात्पर्य शारीरिक है कि प्रत्येक व्यक्ति, जॉन रस्किन बोलता है, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कुछ मात्रा में जरूर क्या करेगा? शारीरिक श्रम। दिक्कत क्या होती है? शारीरिक श्रम आवश्यक क्यों है? क्योंकि गरीबा का जो विभाजन है वो किसके आधार पे कर दिया गया है? समाज में श्रम के आधार पे कर दिया गया है। भारतीय समाज में तो ये और ही ज्यादा है। अब देखो, छोरी है आजकल कम है नहीं। पहली शर्त क्या होती है? देखो हमारी छोरी यानी काम कौन करेगी? नहीं। अच्छा तो क्या बैठी बैठी खासी? तो फिर घना ही बैठे है बे गए पगांगे मेहंदी को नहीं उतरन दिया ते। हाँ तो बरोए करे ऐसे ही घना ही बैठे बेचारा ही है, मिले को ना कह रहा था। तो अब अपने यहां भी देख लो कौन से व्यक्तियों की ज्यादा इज्जत है। मेरे गांव में तो मुझे पता है बे जका चौधरा ए धोड़ा पैर गए नहीं गाबा, मेरे पजामा कुर्ता पहनते मेरे वाले एरिया में धोले रंगा और ऐसे करके क्रीज, और फिर जीप में बैठते, खुली जीप है और खेत जाके आते, एक लाल रंग की नीचे जूती पहनते चूप वाली और आ जाते हैं। उनकी सारी जय जयकार करते हैं, फिर मुड्ढा डाल लेगा, होको पिएगा, मजा करेगा। और वो बेचारे शाम को आते हैं जो पूरे दिन क्या करते हैं? श्रम करते हैं। उनकी कोई इज्जत है नहीं है। तो श्रम भी 2 भागों में बट गया, एक जो कामचोर है, एक जो श्रम करते हैं, या एक जो बौद्धिक श्रम करते हैं, एक जो शारीरिक श्रम करते हैं, और कुछ श्रम नहीं करते हैं। तो इस समाज में सबसे ज्यादा इज्जत उनकी है जो श्रम करते ही। ऐसे मैंने बताया, उन्होंने एक विशेष प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं, उनका श्रम से कोई मतलब है नहीं है। इडा मंगा पेट है, इडा मंगा मुंह है, अरे सारे ही दिन बोले बे, सारे दिन कोई टीवी पर बोलने लाग रहा है, कोई गांव में आगे बोलने लाग रहा है, सारा दिन रोड़ा मचावे बे। और देश का आज तक उनसे कोई कल्याण नहीं हुआ। हाँ, कुछ सब धीरे धीरे जाने लगे अंदर। दूसरे वो हैं काम नहीं, उनकी सबसे ज्यादा इज्जत तो काम है नहीं करते इस देश में। दूसरे वो हैं जो बौद्धिक श्रम करते हैं, उनकी इज्जत बहुत ज्यादा है पर उन्नति नहीं है। तीसरे नंबर पे आते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं, वो श्रमिक है, वो मजदूर है, वो किसान है, उनकी कोई इज्जत है। मैं गारंटी लेता हूं यहां 1 साल से किसान बैठे थे इतनी संख्या में, एक फला कपड़े पहन के और फला आदमी वहां बैठ जाते तो इतना टाइम लगता क्या? आग लग जाती इस देश में। पर नहीं, क्योंकि वो श्रम कैसा करते हैं?
पसीना बहाते हैं इसलिए इज्जत नहीं है, वरना इज्जत होती है उनकी, जबकि पूरे देश का पेट भरते हैं वो, फिर भी इज्जत नहीं है। चलिए, तो ये जॉन रस्किन कहता था कि चाहे काम नाई का हो चाहे वकील का हो, दोनों की इज्जत क्या होनी चाहिए। और ऐसा ही, इसीलिए गांधी जी खुद शारीरिक श्रम किया करते थे। गांधी जी खुद टॉयलेट तक साफ किया करते थे अपने आश्रम के अंदर। ये नहीं कि वो माहौल बनाया करते थे। मुद्दा ये है कि आजकल तो माहौल बनाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक नेताजी फोटो खिंचवा रहे हैं मद्रास के तट के ऊपर, और वो तो पता चल गया कि पहले ना उस तट को, भाई आप जाओ, भाई इतना बड़ा आदमी किसी तट पे जाए, कल फला आदमी भी आएगा, फला आदमी, दो महाशक्तियों के दो आदमी आएंगे वहां, वो तट को भी गंदा हो सकता है क्या? आपको पता है जब इतने बड़े लोग आते हैं, मुख्यमंत्री तक आता है, तो शहरों की जिस सड़क से मुख्यमंत्री को निकलना होता है वो सड़कें नई बन जाती है रातों रात है, और वहां तट क्या पड़ा है? गंदा। फिर मीडिया आता है, क्या सजाई जाती है। अच्छा, माहौल बना रहे हो गांधी जी, माहौल इसलिए मीडिया के सामने तो करते ही थे वो तो। चलिए, वो महान आदमी है, वो भी कम नहीं है। ब्रेड लेबर चलते। तो ये जॉन रस्किन से लिया, सर्वोदय, अंत्योदय और श्रम की बराबर की गरिमा। फिर आगे लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय से इनका विश्वास बढ़ा काय के अंदर, नैतिकता में। इनका विश्वास बढ़ा काय में। अब ये धर्म के चक्कर में मत पड़ना, ये ना यही लड़ाई है अंबेडकर में और किस में? गांधी में। इसको लेके लड़ाई, इसकी परिभाषा को लेके लड़ाई है। गांधी कहते हैं कि मैं हूं 100% धार्मिक हूं और मैं धर्म और राजनीति को मिलाऊंगा। अंबेडकर इस चीज का विरोध करते हैं। वो कहते हैं मेरे लिए धर्म का तात्पर्य है सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिक नैतिकता। अभी सार्वभौमिक नैतिकता क्या होती है? नैतिकता के वो नियम जो सदियों से चले आ रहे हैं और सदियों तक चलेंगे और सभी लोगों के लिए मान्य होते हैं, वो नैतिकता के सार्वभौमिक नियम होते हैं। इसमें आता है प्रेम, मानव प्रेम। इसमें आता है अहिंसा। इसमें आता है मानव सहयोग। इसमें आता है गरीब की सहायता करना। इसमें आता है सत्य बोलना। तो ये है, ये धर्म थोड़ी है। आप अपन जिस धर्म की चर्चा करते हैं, कुल मिला के यहां विरोध है कि इस धर्म की बजाय अपने को यहां एक शब्द लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए पंथ। तो अपना देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है बल्कि पंथ निरपेक्ष है। पंथ में हमारे धर्म ग्रंथ आते हैं, हमारी पूजा की पद्धतियां आती है, हमारे मोक्ष के मार्ग आते हैं, हमारे देवताओं के स्वरूप आते हैं, वो आते हैं पंथ में। धर्म सबका ही क्या होता है? एक ही होता है, और वो धर्म होता है मानवता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नैतिकता बोलते हैं। ये ज्यादा अच्छा शब्द है, नैतिकता। तो क्या कोई इन अच्छी चीजों को, मानवता को, मानव कल्याण को और प्रेम को छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता। गांधी जी भी नहीं छोड़ा। तो लियो टोल्स्टॉय ने उन्होंने क्या ली? ये धर्म, प्रेम और नैतिकता ली। दूसरा, इस थोरो से, लियो टोल्स्टॉय से, इन सबसे एक चीज और सीखी, और वो सीखी दार्शनिक अराजकतावाद। अब अराजकतावाद है ना, ये अराजकतावाद तो चलो गांधी ने सीख लिया। किससे सीख लिया? थोरो से भी सीख लिया और जेफरसन से। मान लेते हैं अराजकतावाद तो थोरो से सीख लिया। थोरो से इतना सीख लिया कि राज्य का कार्य क्षेत्र क्या कर दिया जाए? संक्षिप्त कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए, और एक दिन तो ऐसा हो कि उसको समाप्ति कर दो। लेकिन ये किस आधार पे समाप्त होगा? दार्शनिक आधार के ऊपर राज्य समाप्त हो जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं? दार्शनिक अराजकतावाद। अब एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं दार्शनिक अराजकतावाद के ऊपर और एक क्रांतिकारी अराजकतावाद पे, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने हेनरी डेविड थोरो, जॉन रस्किन और लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय की बड़ी फेमस पुस्तक है वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, धर्म और अध्यात्म पे लिखी गई पुस्तक है। और फिर गांधी ने भी एक पुस्तक लिखी, नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर। आगे फिर उसकी चर्चा कर लेंगे। दार्शनिक अराजकतावाद, ये लियो टोल्स्टॉय से बहुत ज्यादा प्रभावित है। जो दर्शन है ना, वो लियो टोल्स्टॉय से लिया है। तो थोरो, रस्किन और लियो टोल्स्टॉय। अब हम चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा, दार्शनिक अराजकतावाद के ऊपर। फिलोसॉफिकल अनार्किज्म।
दो प्रकार, पहले तो अपन मैं आपको ये समझा देता हूँ, अराजकतावाद बार बार समझाया, फिर समझा देता हूँ। अराजकतावाद होता है राज्य की अनुपस्थिति, ये अराजकतावाद होता है। और अराजकतावाद एक कैसी स्थिति है? सकारात्मक स्थिति। राज्य अनुस्थित रहना चाहिए। अब राज्य गायब हो जाएगा, इसके दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि इसको किस तरीके से खत्म किया जाए, क्रांतिकारी तरीके से। तो फिर प्रोंदो है, बाकुनिन है, ये क्रोपोकटीन है, ये तो सारे कहते हैं कि किस तरीके से खत्म होना चाहिए, इस तरीके से खत्म होना चाहिए। तो ये बोलते हैं क्रांतिकारी तरीके से। अब कैसे होना चाहिए? तो ये बोलते हैं बाकुनिन जैसे लोग, प्रोंदो जैसे लोग, कि ये राज्य पहले था ही नहीं, बड़ी अच्छी अवस्था थी, सब मिल बैठ के खाते थे। फिर क्या हुआ? संपत्ति पैदा हुई, और संपत्ति के ऊपर एक वर्ग ने क्या कर लिया? कब्जा। जब संपत्ति पे एक वर्ग का कब्जा हो गया तो दूसरा वर्ग भूखा मरने लगा। जब वो वर्ग भूखा मरने लगा तो उसने उनसे संपत्ति छीनना शुरू कर दिया, जिनके पास संपत्ति थी, भूखे मरते ने। जब उनकी संपत्ति छीनी गई तो उन्होंने कहा कि इसका करें क्या, ये तो संपत्ति छीन लेंगे हमारी। तो उन्होंने फिर पुलिस रख ली और मिलिट्री रख ली। तो फिर राज्य पैदा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए राज्य पैदा हुआ। चाहे वो राज्य मनु का था, वो तो कुछ और कारण से पैदा हुआ था, लेकिन हमने देखा कि ऐसा एक राज्य पैदा होता है जब कौन चर्चा करता है? लोग चर्चा करता है संपत्ति की रक्षा के लिए। और एक व्यक्ति और कहता है रूसो, संपत्ति की रक्षा के लिए। एक और कहता है कार्ल मार्क्स भी कहता है। तो ये राज्य था नहीं, राज्य कोई स्वाभाविक संस्था नहीं है, बल्कि आप बताओ राज्य कैसी संस्था है? कृत्रिम संस्था है। तो चूंकि कोई चीज बनी है तो उसको हम समाप्त भी कर सकते हैं। अगर हम शोषण बंद कर देंगे तो राज्य की जरूरत पड़ेगी क्या? तो राज्य पैदा हुआ था वर्गीय शोषण करने के लिए। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण में सहायक था कौन? राज्य। अब चूंकि वर्ग शोषण खत्म हो जाएगा तो राज्य की जरूरत नहीं बचेगी, तो क्या आ जाएगी? अराजकतावाद आ जाएगा। राज्य की जरूरत नहीं है, शोषण ही नहीं है, तो राज्य की जरूरत क्या है? समाज इतना अच्छा हो गया है कि कोई किसी का शोषण नहीं करता, तो राज्य की जरूरत ही नहीं है। तो ये फिर शोषण खत्म कैसे होगा? तो शोषण खत्म होगा कि जो शोषक वर्ग है उसको मार दिया जाए। मार दो उसको, फिर कितना वर्ग रह जाएगा? एक रह जाएगा। तो वर्ग एक रहेगा तो वर्ग शोषण भी गायब, इतना वर्ग नहीं रहेगा तो वर्ग शोषण भी नहीं रहेगा, तो राज्य फिर अपने आप ही गायब हो जाएगा। ये तो क्रांतिकारी तरीके से एक वर्ग को समाप्त करना है। दूसरा तरीका कौन सा है? आप नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इतने अच्छे हो जाओ कि अपराध करो ही मत। अपराध नहीं करोगे तो न तो पुलिस की जरूरत है, नहीं, न चोरी करो, न डाका डालो, न मर्डर करो, और न किसी के साथ झगड़े करो, सारे प्रेम से रहो, नैतिकता आध्यात्मिकता पूर्वक रहो, और विश्व बंधुत्व के हिसाब से रहोगे तो फिर न पुलिस की जरूरत होगी, न मिलिट्री की जरूरत होगी, न आपको नियंत्रित करने के लिए कानूनों की जरूरत होगी। आप सब अनुशासन रखे और इन सड़कों पे हम सही चलना सीख जाए तो बताओ क्या ट्रैफिक पुलिस की जरूरत होगी? क्या चलान की जरूरत होगी? कहीं की जरूरत नहीं होगी। अब एक नया कानून आएगा कि आप हॉर्न नहीं बजा सकते। क्यों? अब आप हॉर्न बजाते ही नहीं तो कानून है आता ही नहीं, तो आप बजाना ही छोड़ दो, कानून ही नहीं आएगा। कानून, राज्य का काम क्या होता है? कानून बनाने, कानून तो बनाता है राज्य, मुख्य काम तो यही है, उसको लागू करता है, यही है बस राज्य सरकार जो मुख्य काम करती है। तो आप इतने अच्छे हो जाओ तो आपके कौन सा राज्य आ जाएगा? गांधी जी कहते हैं राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य में कोई घर के ताला नहीं लगाता था, कोई किसी को तंग और परेशान नहीं करता था। तो कहते हैं शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पे, इतना अच्छा आ जाता है राज्य में। तो वो पशुओं के नहीं, आदमी के संदर्भ में भी जब किसी को अपनी शक्ति का अहंकार है नहीं होता, सब अहिंसक हो जाते हैं। तो ये ना, आप नैतिक रूप से अच्छे हो जाते हैं तो कौन सा अराजकतावाद आता है? दार्शनिक। फिर राज्य नहीं रहेगा। तो ये दार्शनिक अराजकतावादी है कौन? गांधी जी। इसके लिए हम एक शब्द और बोलते हैं कि गांधी जी कैसे अराजकतावादी है? प्रशांत अराजकतावादी है। एक तो क्रांतिकारी होते हैं, एक होते हैं प्रशांत।
पैसिफिक एनार्किज्म बोलते हैं। प्रशांत महासागर का नाम सुना आपने? पैसिफिक ओशन बोलते हैं। तो ये प्रशांत शांति तरीके से भी राज्य समाप्त हो सकता है, ये मुद्दा है। अब एक थिंकर है, उनका नाम मैं गोपीनाथ धवन, वो अपनी पुस्तक है पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, आगे चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। उसमें वो गांधी को कौन सा अराजकतावादी बोलते हैं? दार्शनिक अराजकतावादी बोलते हैं। तो अराजकतावादी, अब बताओ कार्ल मार्क्स था क्या अराजकतावादी? था। कार्ल मार्क्स की अंतिम अवस्था कौन सी है? साम्यवाद है। साम्यवाद आएगा तो राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन, तो राज्य विहीन अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? ये आ गया ना। लेकिन गांधी जिसको क्रांतिकारी तरीके से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण नैतिक तरीके से समाप्त करना चाहते। तो ये हमने गांधी के ऊपर प्रभाव देखा, चाहे जैनों का देखा, बौद्धों का देखा, हमने गांधी पे प्रभाव देखा वैष्णव धर्म का, हमने गांधी पे प्रभाव देखा लियो टोल्स्टॉय का, थोरो का और जॉन रस्किन का। अगले पीरियड में जब मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे गांधी की पुस्तकों की और गांधी के ऊपर किसने क्या लिखा है। तो गांधी ने जो पुस्तकें लिखी और गांधी के ऊपर जिन्होंने पुस्तकें लिखी, दोनों पुस्तकों की चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।